मतलब बिल्कुल, केन ने कंधे उचका दिए। अच्छा, मेरी बात सुनो। रूई उसके करीब आया और फुसफुसाते हुए अपनी योजना बताने लगा। वह जानता था कि स्क्वायर की इंद्रियां बहुत तेज हैं, इसलिए उसने योजना के बारे में उसे पता न चले, इसके लिए हर संभव सावधानी बरती। इसी बीच फे ने जोरदार हथेली के हमलों की बौछार कर दी। हर हमला अविश्वसनीय ताकत से भरा था। फिर भी कायरी ने उन सभी को आसानी से रोक दिया। पूश! फेलिक्स दूसरी तरफ से उस पर झपटा, उसे गिराने की कोशिश में, लेकिन उसने बड़ी आसानी से कलाबाजी मारकर उसके हमले को चकमा दे दिया और गोलीबारी से बच गई। इसके परिणामस्वरूप फे और फेलिक्स के हमले एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। इस बार नहीं, फे ने फेलिक्स के हमले से बाल बाल बचते हुए अपना हमला फेलिक्स से दूर कर लिया। लगता है एक ही तरकीब बार बार काम नहीं करेगी, है ना? कायरी ने भावहीनता से कहा। फिर भी 4 प्रशिक्षुओं ने चारों ओर से उस पर हमला करने की कोशिश की, जबकि 3 अन्य उसके चारों ओर मंडरा रहे थे और जैसे ही वे असफल हुए, उस पर झपटने के लिए तैयार थे। उन 11 में से कोई भी एक साथ उस पर हमला नहीं कर सकता था। ये लगभग शारीरिक रूप से असंभव था, क्योंकि किसी व्यक्ति के चारों ओर सीमित स्थान होता है जिसके माध्यम से उस पर हमला किया जा सकता है। यदि यह शारीरिक रूप से संभव भी होता, तो ये केवल अभ्यास और पूर्वाभ्यास के बाद सही समय पर और सटीक हमलों के माध्यम से ही संभव था। जाहिर है, इस अभ्यास सत्र में ऐसा करना असंभव था, इसीलिए स्क्वायर कायरी पर 5 से अधिक लोगों ने कभी हमला नहीं किया। बूम! कायरी ने अपनी तेज किक से अपने आखिरी हमलावर को भी ढेर कर दिया और प्रशिक्षुओं के संभलने के दौरान उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। अचानक रिंग के दूसरी तरफ हो रही हलचल ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेवकूफ़ी भरी योजना है, केन ने रूई पर चिल्लाते हुए कहा। ये काम नहीं करेगा। क्या? रूई गुस्से से बोला। तुम्हें लगता है कि तुम इससे बेहतर कर सकते हो? वे दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे, अपने प्रतिद्वंद्वी की परवाह किए बिना, जो केवल उन्हें खाली निगाहों से देखता रहा और फिर आह भरी। ये बेवकूफ लड़ाई के बीच में बहस कर रहे हैं। उसने अपना माथा पकड़ लिया। ये तो युद्ध के मैदान में कम उम्र में ही मरने वाले लोग हैं। मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। बस करो, उसने आदेश दिया, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया और उनकी बहस रुक गई। लगता है तुम दोनों को बहुत कुछ सीखना है। मैं तुम्हारी ये अकड़ तोड़कर दिखा दूंगी। केन ने लड़ाई फिर से शुरू करके जवाब दिया। उसने कई शुरुआती स्तर की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उस पर झपट्टा मारा और तेजी से मुक्के बरसाए। उसने जवाब में उसके पेट पर एक लंबी सीधी लात मारी, जिससे उसकी सांसें मानो रुक गईं। अपने से अधिक मारक क्षमता और शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी की ओर सीधे दौड़ना मूर्खतापूर्ण कदम है, उसने उससे कहा जब वह फर्श पर गिर पड़ा। उसने अपनी निगाहें रूई की ओर घुमाई, जिसने भयभीत भाव से उसकी ओर पलटकर देखा, जिससे उसे गुस्सा आ गया। अगर आपको स्पैरिंग सेशन से डर लगता है, तो आप मार्शल आर्टिस्ट बनने के लायक नहीं हैं। वह बेहद तेज गति से रूई की ओर दौड़ी और मुक्कों और लातों की बौछार कर दी। रूई ने दुम दबाकर उससे जितना हो सके उतनी तेजी से भागने की कोशिश की। रिंग के किनारे तक पहुंचते हुए भी वह उसका सामना करता रहा, इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज का इस्तेमाल करके हमलों को कम करने की कोशिश करता रहा और साथ ही उनके बीच की दूरी बढ़ाने का प्रयास करता रहा। इससे वह और भी चिढ़ गई। वह अपने अभ्यास सत्रों में खुलेआम पलायनवाद को सख्त मना करती थी। उसके अभ्यास सत्रों का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को उनकी सीमाओं से परे धकेलना, उन्हें अत्यधिक दबाव और थकावट में हारने वाली लड़ाइयों से लड़ने की आदत डालना था, लेकिन रूई तो बस भाग रही थी। वह और भी तेज गति से उसका पीछा करने लगी और रिंग के किनारे तक पहुंच गई। लाइन यहीं समाप्त होती है, उसने घोषणा की, लेकिन रूई तुरंत रिंग के बिल्कुल किनारे पर खड़े होकर कुश्ती की मुद्रा में मुड़ गया, जिससे उसके इरादे स्पष्ट हो गए। वह मेरी ही गति का इस्तेमाल करके मुझे रिंग के बाहर फेंकना चाहता है, उसने सोचा। यह कोई नया विचार नहीं था, लेकिन कम से कम भागने से तो बेहतर था। उसका इरादा था कि रिंग के बीच में वापस फेंकने से पहले वह उसे थोड़ा पीटेगी। उसने अपने शरीर के मध्य भाग को घुमाकर बल उत्पन्न किया और रूई के पेट के निचले हिस्से पर एक जोरदार अपरकट मारा। तभी रूई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। वह तुरंत ही ऊपर की ओर झुककर स्क्वायर कायरी को नीचे गिराने के लिए झपटा। अपरकट रूई तक स्क्वायर कायरी को नीचे गिराने से पहले ही पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी कायरी से टकराए, पूश! ऊपरी टेकडाउन एक भ्रम था और उसका अपरकट हवा में ही जा लगा। यह मिराज डाइव तकनीक थी। रूई पागलों की तरह मुस्कुराते हुए नीचे से वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने वार शुरू किया, कायरी ने अपने चूके हुए अपरकट को रोक दिया और कोहनी से वार करते हुए उसे नीचे से गिराने का प्रयास किया।
उसका समय बिल्कुल सटीक था, उसने कोहनी ऐसे चलाए मानो उसे पहले से ही पता हो कि ऊपर से वार करना नकली होगा। प्रत्येक मार्शल स्क्वायर सभी मूलभूत प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों से भलीभांति परिचित होता है। उसने सोचा, मिराज डाइव तकनीक का मुकाबला करने का यही पारंपरिक तरीका था, ऐसे जवाबी हमले करना जिन्हें आसानी से मुड़कर असली टेकडाउन किया जा सके। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ। अखबार रूई ने बाइंडिंग लैश तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चारों अंगों से आते हुए एल्बो हैमर को पकड़ लिया। रिंग के किनारे पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र में अचानक बदलाव खतरनाक था, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं हुई। यह एक हताश प्रयास है, तुम जो बल लगा रहे हो वह मेरे गुरुत्वाकर्षण केंद्र को अस्थायी रूप से अस्थिर करने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। उसने मन ही मन आह भरी, तुम मुझे सिर्फ इससे बाहर नहीं फेंक पाओगे। उसके विचारों में तभी बाधा उत्पन्न हुई जब उसकी इंद्रियों ने महसूस किया कि एक हमला अविश्वसनीय रूप से तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। पलक झपकते ही वह लगभग पूरी दूरी तय कर चुका था और उस पर हमला करने ही वाला था। केन इतनी तेजी से चल रहा था कि रूई समेत कोई भी प्रशिक्षु उसे देख तक नहीं पा रहा था। ये वही तकनीक थी जिसका इस्तेमाल केन ने फे के साथ अपनी लड़ाई में किया था। ये बेहद उच्च दक्षता वाली प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी, लेकिन इसमें लचीलापन बहुत कम था। इसका इस्तेमाल केवल एक ही तरीके से किया जा सकता था, लेकिन उस एक स्थिति में जब इसका इस्तेमाल किया जाता था तो ये बेहद शक्तिशाली साबित होती थी और प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की चरम सीमा तक पहुंच जाती थी। कुछ मिलीसेकंड के अंतराल में ही उसने दूरी तय कर ली थी। फिर भी कायरी उसे देख पा रही थी। एक मार्शल स्क्वायर की यही खूबी थी, लेकिन उसने अपनी गति और शक्ति को केवल प्रशिक्षु स्तर तक ही सीमित रखा था। इसके अलावा रूई उसे रिंग के बिल्कुल किनारे तक ले आया था और बाइंडिंग लैश तकनीक से उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र को असंतुलित कर दिया था। केन ने ठीक उसी क्षण उस पर प्रहार करने का लक्ष्य रखा था। इन कठिन परिस्थितियों में वह अपनी लगभग सारी शक्ति और गति को रोककर ही कुछ कर सकती थी। सामान्यतः वह उसे आसानी से वापस रिंग में धकेल देती, लेकिन रिंग के किनारे की ओर उसका संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह बुरी तरह से असंतुलित हो गई थी। ये लगभग एक अविश्वसनीय संयोग ही था कि केन ने ठीक उसी क्षण उस पर हमला करने का फैसला किया, या फिर यह सब शुरू से ही योजनाबद्ध था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। जैसे ही केन उस पर हमला करने वाला था, उसकी नज़र में समय धीमा हो गया। उसने दोनों लड़कों पर नज़र डाली और महसूस किया कि उन्होंने शुरू से ही इस योजना का समन्वय किया था। शुरू से ही उनके बीच की बहस और उसके तुरंत बाद केन की उसके हाथों हुई हार का मकसद केन से ध्यान हटाकर केवल रूई पर केंद्रित करना था। फिर रूई ने जटिल और पेचीदा चालें चली, जिनका अंतिम लक्ष्य रूई के बचाव को कमजोर करना था, या तो उसके शरीर को आंशिक रूप से जकड़कर या उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कम करके, ताकि केन अपनी उस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षमता का उपयोग करके उसे और स्क्वायर दोनों को रिंग से बाहर कर सके। रूई के पास यही एक रणनीति थी जो पूरी तरह से विफल नहीं थी। केन की तकनीक ही उनकी सबसे अच्छी उम्मीद थी, लेकिन उसमें कई खामियां थीं। इसमें लचीलापन कम था, जिससे ये बेहद अनुमान लगाने योग्य हो जाती थी। इसके लिए तैयारी के रुख की आवश्यकता होती थी, और इसकी कठोर रैखिक संरचना का मतलब था कि कायरी आमतौर पर आसानी से उसे दिशा बदल सकता था, उसे नॉकआउट कर सकता था या उसकी गति का इस्तेमाल बड़ी कुशलता से उसके खिलाफ कर सकता था। रूई का एकमात्र लक्ष्य इन कमियों को दूर करना था, ताकि केन को उस तकनीक को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने का बेहतर मौका मिल सके। अगर जीत के लिए जरूरी होता तो वह कायरी के साथ नॉकआउट होने के लिए भी पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि कायरी उसे रिंग से बाहर नहीं निकाल पाएगी, आखिर यह उसकी नीति थी। उसे ये भी पता था कि जब वह खुलेआम भागता हुआ दिखेगा तो वह उसका आक्रामक ढंग से पीछा करेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसे जरूरत थी। वह उन लोगों को बुरी तरह पीटकर सजा देती थी जो खुलेआम किसी भी टकराव से भाग जाते थे, ताकि छात्र ऐसा न करें। ये सभी वे विचित्रताएं और पैटर्न थे जो रूई ने युद्ध के प्रारंभिक भाग में उसमें देखे थे। साथ ही साथ उसके अपने निर्देश और नियम भी थे, जिससे एक ऐसी योजना बनाने में मदद मिली जो पूरी तरह से विफल न हो। मुझे यहाँ तक लाने के लिए तुमने अच्छा किया। वह मुस्कुराए और आंखें बंद कर लीं। कोमल क्रोध शैली, बवंडर प्रलय, पूष। वे तीनों एक पल के लिए गायब हो गए। तभी हवा का एक जोरदार झोंका अचंभित दर्शकों पर से गुजरा। उन्होंने शायद ही कभी इतनी तेज गति और शक्ति देखी हो। अगले ही पल केन और रूई रिंग के बीचों बीच कायरी के पैरों के पास बेहोश पड़े हुए थे। बाकी मार्शल अप्रेंटिस आश्चर्य और सदमे से ये सब देख रहे थे। ये दोनों इतनी जल्दी उठने वाले नहीं हैं, कायरी ने घोषणा की। आज का सेशन थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। वह मुड़ी और चली गई। इस तरह स्पैरिंग सेशन समाप्त हो गया, जिससे सभी और भी ज्यादा भ्रमित हो गए। अरे अभी क्या हुआ? फे ने पूछे बिना नहीं रह सकी।
कायरी रुक गई और उसकी आंखों में देखने के लिए मुड़ी। उद्धरण चिन्ह ... उन्होंने मुझे अपनी मार्शल आर्ट से स्क्वायर स्तर की तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। वाकई दिलचस्प कहानी है। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने अपने सामने रखी रिपोर्ट पर सरसरी नजर डालते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। प्रधानाध्यापक होने के नाते उन्हें अकादमी की विभिन्न शाखाओं, विभागों और विभागों से कई तरह की रिपोर्टें मिली थीं। ये भी एक ऐसी ही रिपोर्ट थी जो उन्हें एक स्क्वायर प्रशिक्षक से मिली थी। ये सोचकर हैरानी होती है कि 14 साल के दो लड़के आपको, जिनके प्रख्यात योद्धा को एक साधारण योद्धा जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने मेज के दूसरी ओर खड़े व्यक्ति की ओर देखा। सचमुच एक दिलचस्प कहानी है ना कायरी? मैं खुद भी काफी हैरान था। वे दोनों लड़के वाकई असाधारण हैं, कायरी ने सहमति जताते हुए कहा। पौराणिक शैतान का पुत्र केन अर्रानकार एक विलक्षण प्रतिभावान है, जिसने 11 वर्ष की आयु में ही प्रशिक्षु का पद प्राप्त कर लिया। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने आगे कहा। और रूई क्वारियर जो 14 वर्ष की आयु में प्रशिक्षु बनी। इन दोनों का भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने कायरी की रिपोर्ट नीचे रखी और फिर उनके प्रोफाइल और व्यक्तिगत डेटा को देखा। हालांकि केन काफी दिलचस्प और होनहार थे, लेकिन रूई वास्तव में बेहद आकर्षक थे। 3 महीने में एक्सप्लोरर और फिर 2 महीने में मार्शल अप्रेंटिस, और फिर अगले 7 महीनों में वह 10 तकनीकें सीख लेता है और इतना कुशल योद्धा बन जाता है कि आपको स्क्वायर स्तर की तकनीक का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देता है। उद्धरण चिन्ह। प्रधानाध्यापक ने अनुमान लगाया। मानसिक और शारीरिक कायाकल्प करने वाली औषधियों के प्रति उसकी असाधारण सहनशीलता भी इन सब बातों की व्याख्या नहीं कर सकती। यहाँ तक कि उसका अत्यंत उच्च बुद्धि भी यह नहीं समझा सकता कि उसने इतनी जल्दी अपने मार्शल पद का पता कैसे लगा लिया। उन्होंने दस्तावेज नीचे रख दिए। अपने मार्शल पद की खोज एक लंबी, खोजपूर्ण और आत्मनिरीक्षण यात्रा थी। इसे सबसे महत्वपूर्ण और गहन सफलता माना जाता था। यह प्रतिभा का मामला नहीं था, कोई भी रूई की तरह इतनी जल्दी अपने मार्शल पद की खोज नहीं कर सकता था। उसकी इस सफलता का कारण उसका पिछला जीवन था, जिसके बारे में प्रधानाध्यापक को कोई जानकारी नहीं थी। हो, वह हंस पड़ा। ये दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं, मार्शल संप्रदाय इन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। खासकर युवा मास्टर केन के लिए लाइटनिंग संप्रदाय। वास्तव में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर केन अर्रानकार से जल्द ही संपर्क किया जाए, या शायद ऐसा हो भी चुका हो। उन शब्दों को सुनकर स्क्वायर कायरी की आंखें तेज हो गईं। प्रधान गुरु जी निश्चित रूप से मार्शल संप्रदाय ग्रैंड मास्टर महामहिम ऋषि डैमियन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। प्रधानाध्यापक अरोनियन उसकी नासमझी पर मुस्कुराए। खुलेआम तो नहीं, और अकादमी परिसर के अंदर भी नहीं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि वे गुप्त उपाय अपना सकते हैं। स्क्वायर कायरी ने उन शब्दों को सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी। क्या तुम्हें ये बातें पसंद नहीं हैं? हाँ, मैं करती हूँ। उसने सिर हिलाया। छात्र भले ही मार्शल अप्रेंटिस हों, लेकिन अंततः वे बच्चे ही हैं। उन्हें मार्शल यूनियन की राजनीति में घसीटना शोषण से कम नहीं है। ये तो बेहद अप्रिय है। प्रधानाध्यापक अरोनियन हंसे। संप्रदायों को ये शब्द पसंद नहीं आएंगे। अगर ये बात फैल गई तो आप पर मानहानि का आरोप लग सकता है। मैंने तो बस सच कहा था। खैर, आप भाग्यशाली हैं कि इसे सुनने वाला केवल मैं ही हूँ। प्रधानाध्यापक मुस्कुराए। आखिरकार मार्शल मास्टर्स को प्रधानाध्यापक पद के लिए अपनी उम्मीदवारी से पहले के 10 वर्षों में किसी मार्शल संप्रदाय या मार्शल गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। मैंने मार्शल संप्रदायों से पूरी तरह परहेज किया है। यही कारण है कि मुझे माननीय द्वारा मार्शल अकादमी की मंतियान शाखा का प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया है। स्क्वायर कायरी चुप रहे। हालांकि केन अर्रानकार के लिए आगे का समय थोड़ा कठिन हो सकता है। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने सोचा। माननीय ऋषि अर्रानकार के पुत्र होने के नाते उन पर अपने पिता के मार्शल संप्रदाय, अग्नि संप्रदाय में शामिल होने का बहुत दबाव होगा, लेकिन गति और छलावरण कौशल में निपुण मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उनका सबसे अधिक जुड़ाव निश्चित रूप से बिजली संप्रदाय से होगा। प्रधान गुरु जी, रूई क्वारियर के बारे में क्या? कायरी ने ये पूछना आवश्यक समझा। प्रधानाध्यापक अरोनियन सोचने लगे। एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने के नाते उनका किसी विशेष मार्शल संप्रदाय से कोई गहरा लगाव नहीं है। वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले। फिर भी उनकी असाधारण बुद्धि और सीखने की गति, साथ ही उनकी शैली की विशिष्ट टाइप एक्स प्रकृति को देखते हुए मुझे यकीन है कि हर मार्शल संप्रदाय उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए उत्सुक होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ये बुद्धिमानी नहीं होगी कि उन्हें इन मामलों के बारे में तुरंत शिक्षित किया जाए ताकि वे बेहतर तरीके से तैयार हो सकें?
कायरी ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। महामहिम ग्रैंडमास्टर ने ऐसे उपायों पर रोक लगा दी है। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने सिर हिलाया। वे मार्शल अकादमी में राजनीतिक शिक्षा देने के सख्त खिलाफ हैं। उनकी राय में ये मार्शल अकादमियों के उद्देश्य पर धब्बा और अशुद्धियां मात्र हैं। मार्शल अकादमी एक ऐसी संस्था है जिसका एकमात्र उद्देश्य मार्शल प्रशिक्षुओं और मार्शल सहायकों का उत्पादन करना है, इससे अधिक कुछ नहीं और इससे कम कुछ नहीं। स्क्वायर कायरी ने मन ही मन आह भरी और पलटवार करने से खुद को रोका। मार्शल राजनीति के प्रति अरुचि व्यक्त करना एक बात थी, लेकिन एक महान मार्शल ऋषि का अनादर करना दूसरी बात। यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक अरोनियन भी उससे 2 स्तर ऊपर के मार्शल आर्टिस्ट थे। शुक्र है कि उनके सहज स्वभाव के कारण उनसे बातचीत सहज रहती थी, वरना वे चाहे तो केवल अपनी एकाग्रता से ही उसके मन पर अत्यधिक दबाव डाल सकते थे। ठीक है, मुझे आपकी रिपोर्ट मिल गई है, बहुत बढ़िया काम। उन दोनों पर नजर रखना और रिपोर्टिंग जारी रखना। अब आप जा सकती हैं। प्रधानाध्यापक अरोनियन ने उन्हें जाने की अनुमति दी। जी प्रधानाध्यापक जी, उसने विदा लेने से पहले झुककर अभिवादन किया। दरवाजा बंद होते ही प्रधानाध्यापक अरोनियन ने गहरी सोच में डूबे हुए अपनी दाढ़ी सहलाई। ये तथ्य कि 2 मार्शल प्रशिक्षु एक स्क्वायर को, विशेषकर स्क्वायर कायरी जैसे शक्तिशाली और अनुभवी मार्शल स्क्वायर को, अपने मार्शल आर्ट की स्क्वायर स्तरीय तकनीक का प्रयोग करने के लिए मजबूर कर सकते थे, कोई छोटी बात नहीं थी। मार्शल संप्रदायों को नए शिष्यों की सख्त जरूरत थी। हालांकि परम आदरणीय ग्रैंडमास्टर ऋषि डैमियन ने मार्शल अकादमियों और संप्रदायों के बीच एक समझौता किया था, जिसमें मार्शल अकादमी के मार्शल छात्रों को अपने मार्शल संप्रदायों में शामिल करने और उन्हें धार्मिक शिक्षा देने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन ये पुनर्तः लागू नहीं था। हालांकि मार्शल ऋषि डैमियन एक शक्तिशाली और प्रभावशाली मार्शल ऋषि थे, लेकिन प्रमुख मार्शल संप्रदायों का नेतृत्व भी उतने ही शक्तिशाली मार्शल ऋषियों द्वारा किया जाता था। 2 14 वर्षीय मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा शक्तिशाली तकनीकों और शानदार रणनीति के संयोजन के माध्यम से कायरी को स्क्वायर स्तर की तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर करने की लगभग अभूतपूर्व घटना निश्चित रूप से उनके कानों तक पहुंचेगी और उनका ध्यान उनकी अकादमी की ओर आकर्षित करेगी। खैर, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि वे कोई सीमा पार नहीं करेंगे। रूई ने अपनी आंखें खोली। वह नींद से बेहाल और भ्रमित था। जैसे जैसे उसकी दृष्टि स्पष्ट होती गई, उसे एक सफेद छत दिखाई देने लगी। एक अपरिचित छत। रूई ने बुदबुदाते हुए एनीमे में अक्सर सुनाई देने वाले एक मुहावरे का इस्तेमाल किया और फिर हंस पड़ा। उठते समय उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था और वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। स्क्वायर कायरी के साथ हुई लड़ाई। उसे एहसास हुआ, आखिरी बात जो मुझे याद है वो ये है कि केन ने अपनी उस शागिर्द स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसने याद करने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। और फिर मैं यहां जाग गया। समझ गया, हम असफल हो गए और बुरी तरह से। उसने आत्मनिंदा करते हुए हल्की सी हंसी हंसी। हालांकि वह जानता था कि सफलता की संभावना कम थी, फिर भी यह सुखद परिणाम नहीं था। रूई की नजर दाहिनी ओर किसी चीज पर पड़ी। उसने मुड़कर देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। केन अभी भी बेहोश था। हालांकि शारीरिक रूप से वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। वह पास ही एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उन्होंने हमें ठीक किया होगा और हमें आराम करने और जागने का मौका दिया होगा। रूई ने आह भरी और बिस्तर पर वापस लेट गया। सिरदर्द धीरे धीरे कम होने के साथ ही वह शांतिपूर्वक अपने विचारों में डूब गया। मुझे आश्चर्य है कि उसने हमारे साथ क्या किया। उन दोनों को बेहोश करके अस्पताल पहुंचा देना, जिस हालत में वह थी, वाकई अविश्वसनीय था। उसे बस यह नहीं पता था कि एक प्रशिक्षु स्तर की कुशलता से यह संभव था या नहीं। क्या कोई प्रशिक्षु उन परिस्थितियों में सचमुच उसके कारनामे को दोहरा सकता था? शायद नहीं, उसने सोचा। बेशक रूई और केन दोनों युवा थे, लेकिन दक्षता के लिहाज से केन की तकनीक निश्चित रूप से प्रशिक्षु स्तर के शिखर के काफी करीब थी। इसमें कुछ गंभीर कमियां थीं, जिन्हें रूई ने काफी हद तक दूर कर लिया था। फिर भी इसके बावजूद उन्हें इतनी आसानी से हरा पाना, रूई को यकीन नहीं था कि किसी प्रशिक्षु के लिए ऐसा करना संभव होगा। इसका मतलब है उसने स्क्वायर स्तर की युद्ध कुशलता का इस्तेमाल किया होगा। रूई ने निष्कर्ष निकाला। इससे यह बात समझ में आती है कि वे पल भर में कैसे हार गए। उसने स्क्वायर स्तर की कोई तकनीक जरूर इस्तेमाल की होगी, जिससे उसने खतरे को टाल दिया और उन्हें नॉकआउट कर दिया। एक तरह से रूई को उनके नॉकआउट होने पर थोड़ी खुशी हुई। अगर कायरी ने उन्हें नॉकआउट किया था तो यह उसके लिए जरूरी रहा होगा। वह इन स्पैरिंग सेशन में कभी भी छात्रों को नॉकआउट नहीं करती थी, बल्कि उन्हें उनकी शारीरिक सीमाओं तक धकेलती थी।
उनका नॉकआउट होना इस बात का सबूत था कि उन्होंने कायरी को पिछले किसी भी स्पैरिंग सेशन से कहीं ज्यादा चुनौती दी थी। हालांकि हार तो हार ही थी, लेकिन ये जानकर हार कुछ हद तक सहनीय हो गई। उसे थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ। उफ! केन भ्रमित भाव से जाग उठा। रूई ने उसे खुद को और अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर उसे पुकारा। अरे! केन ने तिरछी आंखों से उसकी ओर देखा। तुम बहुत बुरे दिख रहे हो। रूई हंस पड़ा। कैसा महसूस कर रहे हो? हम कहाँ हैं? केन ने सोचा। चिकित्सा विभाग। हम। एड्स बाय पब फ्यूचर। पब फ्यूचर एड्स। कायरी के साथ लड़ाई के दौरान हम बेहोश हो गए थे। उन्होंने बताया। क्या आपको याद है कि क्या हुआ था? मुझे याद है कि मैंने फ्लैश बर्स्ट का इस्तेमाल ठीक उसी समय किया था जब आपने मुझे बताया था। उसने याद करने की कोशिश करते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता। उसने हम दोनों को लगभग एक साथ ही गिरा दिया होगा। रूई ने अनुमान लगाया। जरूर किसी रईस के स्तर की तकनीक होगी। ये तो पागलपन है ना? रूई मुस्कुराया। अचानक एक नर्स उस मेडिकल रूम में दाखिल हुई जिसमें वे लोग थे, और उसने उनके जागने पर ध्यान दिया। शिष्य रूई क्वारियर और शिष्य केन अर्रानकार, आप जाग गए हैं। अभ्यास सत्र के दौरान आप दोनों बेहोश हो गए थे। उन्होंने कर्तव्यनिष्ठा से बताया। शारीरिक रूप से आप लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, फिर भी हम कुछ जांच पड़ताल करेंगे। तुम कितनी देर से बेहोश थे? रूई ने पूछा। उसे अभी भी नहीं पता था कि अभ्यास सत्र समाप्त हुए कितना समय हो गया था। आपको मेडिकल विंग में लाए हुए 6 घंटे से थोड़ा अधिक समय हो गया है। उसने कुछ चिकित्सा उपकरण और अन्य सामान तैयार करते हुए जवाब दिया। उसने स्टेथोस्कोप जैसा एक उपकरण पहना और उसका एक सिरा केन की छाती पर रखा। गहरी सांस लो, उसने निर्देश दिया। पब फ्यूचर एड्स। कुछ और जांच पड़ताल और तरह तरह के सवाल जवाब के बाद वह रूई की ओर बढ़ी और उस पर भी वही जांच पड़ताल की। आप दोनों को छुट्टी दी जा सकती है, उन्होंने उनसे कहा। सिरदर्द कुछ घंटों से लेकर एक दिन तक रह सकता है। पूरी तरह ठीक होने तक एक दिन आराम करें। अगर सिरदर्द एक दिन से ज्यादा रहता है तो चिकित्सा विभाग में दोबारा जरूर आएं। कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रूई और केन प्रशिक्षु छात्रावास की ओर साथ साथ चल पड़े। अगली बार जब हम प्रशिक्षक कायरी से मिले तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि असल में क्या हुआ था, रूई ने कहा। यह दुख की बात है कि वह प्रशिक्षु स्पैरिंग की मुख्य प्रशिक्षक की तरह स्पैरिंग सेंटर में हमेशा उपलब्ध नहीं रहती। आखिरकार वह एक मार्शल स्क्वायर है और विशेष रूप से शक्तिशाली है। केन ने जवाब दिया। ये सुनकर तो उसके हाथों नॉकआउट होना और भी ज्यादा मजेदार लगता है। रूई मुस्कुराया। ये तो एक अजीबोगरीब सनक है, तुम मार्शल विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति हो। चुप रहो, रूई ने हल्के स्वर में जवाब दिया। वे दोनों थोड़ी देर हंसी मजाक करते रहे, फिर केन को कुछ याद आया। अरे हाँ, मैं पूछना चाहता था, क्या तुम सर्दियों की छुट्टियों में घर वापस जा रहे हो? ये सुनकर रूई के कान खड़े हो गए। क्या साल का वह समय आ ही गया? उसने सोचा। अकादमी में शामिल होने के बाद से वह समय का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो गया था, खासकर कायाकल्प करने वाली औषधियों के कारण दिनों का हिसाब रखना कठिन हो गया था। हाँ, 3 दिन बाद है। तुम जा रहे हो? बिल्कुल, मैंने उन्हें काफी समय से नहीं देखा है। एक्सप्लोरर बनने के बाद रूई एक बार घर गया था, हालांकि वह एक संक्षिप्त यात्रा थी। वह अपने परिवार से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे लगा था कि मार्शल आर्ट की बुनियादी नींव रखने के तुरंत बाद ही आप मिशन पर जाने का इरादा रखते थे, केन ने टिप्पणी की। हाँ, लेकिन मिशन तो कभी भी किए जा सकते हैं। मैं अपने परिवार से कभी भी नहीं मिल सकता, उसने जवाब दिया। मैं वापस आते ही मिशन शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं अभी मिशन शुरू कर दूं तो छुट्टी के दौरान उनसे मिल नहीं पाऊंगा। अच्छा ऐसा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? रूई ने पूछा। छी, बिल्कुल नहीं, केन ने कहा। दरअसल मैं एक लंबा मिशन लेने जा रहा हूं ताकि मेरे पास वापस न जाने का अच्छा बहाना हो, उसने घोषणा की, जिस पर रूई हंस पड़ी। क्या आप वाकई मेरे साथ नहीं आना चाहती? रूई ने पूछा। मैं आपको अपने परिवार से मिलवाना चाहूंगी। इस बार नहीं, केन ने सिर हिलाया। अगर मेरे परिवार को पता चल गया कि मैं अकादमी से लौट आया हूं, तो वे मुझसे संपर्क करेंगे और मुझे बुला लेंगे। मैं समझ गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, रूई ने आह भरी। फिर कभी, केन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। ये बहुत दुख की बात है कि मुझे भी अपने परिवार के पास लौटना पड़ रहा है, नहीं तो मैं उसकी जगह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती। फे ने टिप्पणी की। उसने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा, जिससे उन दोनों के बीच कहा सुनी शुरू हो गई, जिसे देखकर रूई हंसने लगी।
मिलियाना, तुम भी अपने शहर वापस जा रही हो, है ना? रूई ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। उसने निष्क्रिय भाव से सिर हिलाया। ये यहाँ से 4 घंटे की दूरी पर है, इसलिए मैं तुरंत निकलने का इरादा रखती हूँ। वे चारों थोड़ी देर और बातें करते रहे जब तक कि लौटने वालों के जाने का समय नहीं हो गया। वापस आने पर मिलते हैं। रूई ने सबको अलविदा कहा और पैदल ही निकल पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तकनीकों के बिना भी शुरुआती दौर के शारीरिक प्रशिक्षण के दम पर यह सफर उसकी सहनशक्ति पर कोई दबाव नहीं डाल सकता था। हाजिन कस्बा उसकी यादों से कहीं कम अराजक था। इसका एक कारण ये था कि पिछली बार जब उसने वास्तव में यहाँ का भ्रमण किया था, तब नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो रहा था। उसकी यादों में जो जगह चहल पहल भरी, शोरगुल वाली और व्यस्त थी, वह अब कहीं अधिक शांत वातावरण में बदल गई थी। यार, अकादमी से बाहर निकले हुए कितना लंबा समय हो गया है। घर जाते हुए रूई ने वातावरण का आनंद लेते हुए खुशी से कहा। अकादमी में बहुत खुली जगह थी, लेकिन फिर भी वह वास्तविक समाज का विकल्प नहीं हो सकती थी। यह एक भावुक अनुभूति थी जिसने रूई को उसके विश्वविद्यालय के दिनों की याद दिला दी। उस समय भी उसे कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, हालांकि तब यह भावना कुछ अधिक प्रबल थी क्योंकि पृथ्वी पर विज्ञान के विश्वविद्यालय मार्शल अकादमियों जितने बड़े नहीं थे। जैसे जैसे रूई कस्बे के केंद्र से दूर जाता गया, आबादी और बुनियादी ढांचा कम होता गया। कस्बे के बाहरी इलाकों से निकलते ही वातावरण एकदम शांत और निर्मल हो गया। बाजार, व्यापारिक केंद्र और व्यवसाय गायब हो चुके थे। उनकी जगह खेत और छोटे छोटे जंगल दिखाई दिए, जिनमें कुछ छोटे छोटे गांव जैसे कस्बे बिखरे हुए थे। मंतियान क्षेत्र में सर्दियां बहुत कठोर होती थीं, खासकर इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र कंद्रियन साम्राज्य के सबसे उत्तरी क्षेत्रों में से एक था, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश था, जिसके कारण यहाँ वैसे भी बहुत ठंड रहती थी। देश में कुछ ऐसी फसलें थीं जिन्हें केवल सर्दियों के दौरान ही उगाया जा सकता था। इस समय रूई इन खेतों और बस्तियों के पास से गुजर रही थी। एक परिचित रास्ता नजर आने पर वह रुक गया। उसके चेहरे पर पुरानी यादों और उत्साह का सैलाब उमड़ आया और वह मुस्कुरा उठा। फिर वह तेजी से दौड़ने लगा और एक जाना पहचाना घर उसकी नजर में आ गया। पब फ्यूचर एड्स। पिछली बार के बाद से उन्होंने कुछ मरम्मत कार्य किए हैं, उन्होंने खुशी से कहा। क्वारिया अनाथालय को अपने वयस्क देखभालकर्ताओं से बहुत लाभ मिलता था, जिनमें से प्रत्येक अनाथालय की आय में योगदान देता था जिससे यह अपना संचालन कर पाता था। यह तो बड़े भाई जूलियन की मेहरबानी ही होगी, वह मुस्कुराते हुए बोला। जूलियन को कैंड्रियन विज्ञान संस्थान के अनुसंधान एवं विकास विभाग में प्रशिक्षु विद्वान के रूप में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। उसे जानते हुए ये तो तय था कि उसने अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अनाथालय के रखरखाव के लिए खर्च करने पर जोर दिया होगा। रूई अपने परिवार को चौंकाना चाहता था, लेकिन द्वार तक पहुंचने से पहले ही रूई, उसने बालकनी की ओर देखा और आवाज और चेहरे दोनों को तुरंत पहचान लिया। रूई, तुम वापस आ गए, वह खुशी से चिल्लाई। एलिस, वह खिलखिलाकर हंसा और उसे जोर से हाथ हिलाया। वह उत्साह से बालकनी से भागी और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूरे अनाथालय में जोर जोर से चिल्लाकर सबको बताने लगी कि रूई लौट आया है। जब तक वह गेट तक पहुंचा, सामने का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। रूई, वह इतनी ताकत और ऊर्जा के साथ उस पर झपटी कि उसे लगा जैसे उस पर किसी नौसिखिए स्तर की तकनीक से हमला किया गया हो। तुमने फ्लोइंग कैनन में महारत कब हासिल की? उसने उसके गले लगने से हौंफते हुए बुदबुदाया। हम कुछ नहीं, कुछ नहीं, भूल जाओ। कैसी हो एलिस? मैंने तुम्हें बहुत याद किया। उसने भी पूरे दिल से उसे गले लगाया। अरे हम तो बिल्कुल ठीक हैं। अंदर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसने उसे छोड़ दिया और उत्साह से उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने दरवाजे की ओर देखा और कई छोटे छोटे सिर मासूम उत्साह से चमकती आंखों के साथ बाहर निकले। बड़े भाई रूई, आप वापस आ गए हैं। वे चहचहाते हुए उत्साह और उमंग से उसकी ओर दौड़े और उसे गले लगाने और उठाने के लिए उसके चारों ओर जमा हो गए। रूई ने बच्चों को देखकर मुस्कुराया, जितना हो सके उतना स्नेह लौटाने की कोशिश की और अपने हाथों से 15 बाहों के आलिंगन का जवाब देने के लिए संघर्ष किया। ठीक है, ठीक है। जैसे ही वे सब उसके चारों ओर जमा हुए, वह हंस पड़ा। मैं आप सबको लिफ्ट दे दूंगा, इसलिए चिंता मत करो। रूई, एक कोमल आवाज ने उसे पुकारा और तुरंत ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। माँ, रूई ने भावुक होकर धीमी आवाज में कहा। वह उसके पास गई, अपने हाथों से उसका चेहरा थाम लिया, उसके बालों को सहलाया और फिर उसे गले लगा लिया। तुम कितने लंबे हो गए हो? हाँ, उसने धीमी आवाज में जवाब दिया। घर वापसी पर स्वागत है मेरे बच्चे। हमने तुम्हें बहुत याद किया, उसने उसे गले लगाते हुए कहा।
रूई जवाब देना चाहता था, लेकिन खुद को रोने से रोक नहीं पाया। इतने लंबे समय बाद अपनी माँ को देखकर उसका गला भर आया। अंदर आ जाओ, दोपहर का खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। सभी लोग बड़े से बैठक कक्ष में इकट्ठा हो गए, उसे गले लगाया और उसकी बढ़ती लंबाई और लंबे बालों की तारीफ की। 20 मिनट बाद आखिरकार उत्साह शांत हुआ और उसे चाय की चुस्की लेते हुए सुकून मिला। यार, कड़ाके की ठंड में एक गर्म कप चाय पीने से कितना सुकून मिलता है। चाय की गर्माहट से उन्हें राहत मिली। रूई, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षु बनने पर आपको बहुत बहुत बधाई। जूलियन ने विनम्रतापूर्वक बधाई दी। आपने अपने सपने का पहला कदम हासिल कर लिया है। धन्यवाद जूलियन, आपका कैसा चल रहा है? मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है। उसने उत्सुकता भरे लहजे में जवाब दिया। अच्छा, तो चलिए सुनते हैं। जूलियन ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, मैं कुंवारी और अनाथालय का पहला मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ। अगर किसी के पास बताने के लिए कोई कहानी है। वह मुस्कुराया। तो वो आप ही हैं, है ना? पल भर में सबकी निगाहें रूई पर टिक गईं, मानो उल्लू उस पर टकटकी लगाए देख रहे हो। ठीक है, ठीक है। रूई हंस पड़ा। चलिए देखते हैं, मैं कहाँ से शुरू करूं? रूई ने अकादमी में बिताए अपने समय का वर्णन किया। उन्होंने शारीरिक और मार्शल कौशल के मूलभूत चरणों में किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सत्रों के बारे में बताया, जो समग्र रूप से आधारभूत चरण का निर्माण करते थे। उन्होंने अन्वेषण चरण में बिताए अपने समय का वर्णन किया और अंततः मार्शल कौशल में अपनी सफलता और अपने मार्शल पथ के बारे में बताया। सोचो, तुम्हें सपने में ही अपने मार्शल पाथ का पता चल गया। जूलियन ने थोड़ी देर बाद, जब उत्साह कुछ शांत हुआ, तो टिप्पणी की और उन्हें अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल किसी परी कथा जैसी कहानी है ना? यह एक जादुई पल था, रूई ने पुष्टि की। एक मार्शल पथ की खोज। मैं इससे अपरिचित नहीं हूँ, जूलियन ने टिप्पणी की। दरअसल मैं जिन शोध परियोजनाओं में शामिल हूँ, उनमें से कुछ तो वास्तव में अपने मार्शल पथ की खोज की घटना से संबंधित हैं। ओह, रूई की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। क्या आपको मुझे ये बताने की अनुमति है? कैम्ब्रियन विज्ञान संस्थान शाही संस्थान थे, जिसका अर्थ ये था कि वहां होने वाला अनुसंधान और विकास कैम्ब्रियन शाही परिवार की संपत्ति थी। उनका मानना था कि इस तरह का अनुसंधान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होना चाहिए। जिन परियोजनाओं में मैं शामिल हूं, उनमें गोपनीयता का स्तर बेहद कम है। जब तक मैं एकत्रित किए गए वास्तविक डेटा को खुलेआम नहीं बेचता, तब तक मैं संस्थान के साथ अपने समझौते का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। यह एक ऐसी परियोजना है जो पूरी तरह से बौद्धिक खोज है और इसका वास्तविक दुनिया में कोई उपयोग नहीं है। इसके बारे में सामान्य रूप से बात करना समस्या का समाधान नहीं है। मैं समझ गया। रूई ने जूलियन द्वारा दी गई जानकारी पर विचार किया। उसे निश्चित रूप से यह जानकारी नहीं थी कि कैम्ब्रियन विज्ञान संस्थान का अनुसंधान एवं विकास विभाग गोपनीयता के संदर्भ में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। आपने सामान्यतः किस प्रकार के शोध कार्य किए हैं? इसका कुछ हिस्सा मार्शल आर्टिस्ट पर मार्शल अप्रेंटिसशिप में मिली सफलता के मनोवैज्ञानिक और तंत्रिका संबंधी प्रभावों से संबंधित है। जूलियन ने जवाब दिया। यह मेरे अंतिम वर्ष के थीसिस पेपर का शोध क्षेत्र भी था। दिलचस्प, रूई ने टिप्पणी की। तो मार्शल पाथ की खोज के कारण हुए परिवर्तनों और प्रभावों के संदर्भ में आपके शोध से वास्तव में क्या निष्कर्ष निकले? हमने पाया कि अपने मार्शल पथ की खोज से संज्ञानात्मक क्षमता, प्रतिक्रिया की गति, गतिज दृष्टि और प्रतिवर्त क्रिया, साथ ही शरीर आंख समन्वय में वृद्धि होती है। सरल शब्दों में कहें तो। जूलियन ने समझाया। लगभग सही लगता है। रूई ने सिर हिलाया। जब उसने अपने मार्शल पथ को खोजकर मार्शल अप्रेंटिस का दर्जा हासिल किया, तो उसके कई मानसिक मापदंडों और गुणों में जबरदस्त वृद्धि हुई। मार्शल अप्रेंटिस बनने के बाद मैं वाकई बहुत शक्तिशाली हो गया। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, जूलियन ने जवाब दिया। इन संवर्धनों के बारे में हमने कुछ बहुत ही अजीब खोजें की हैं। उदाहरण के लिए, डेटा से पता चलता है कि इन संवर्धनों का स्तर स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। आपको जो अलौकिक शक्तियां मिली हैं, वे लगातार बदल रही हैं। ये सुनकर रूई ने हैरानी से आंखें सिकोड़ी। मार्शल अप्रेंटिस बनने से उसे जो मानसिक शक्ति मिली थी, वह लगातार बदल रही थी। पहली नजर में तो रूई को ये बात बेतुकी लगी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने आगे स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करते हुए पूछा। हमने पाया कि मार्शल पाथ द्वारा प्रदान की गई अलौकिक क्षमताएं परिवर्तनशील हैं, स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनीय हैं। जूलियन ने चाय की चुस्की ली और फिर आगे कहा, कुछ स्थितियों में मार्शल प्रशिक्षु अलौकिक मानसिक गुण और मापदंड प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अन्य स्थितियों में वे पूरी तरह से सामान्य मनुष्य होते हैं।
ये बात रूई को कुछ हद तक समझ में आई, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसने खुद में भी ऐसा अनुभव किया था। ये जटिल घटनाएं थीं जिन्हें उचित अनुभवजन्य शोध के माध्यम से समझा जा सकता था, उसके लिए आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इन चीजों को स्वयं खोजना असंभव था। चलिए 3 परिदृश्यों पर विचार करते हैं, और यह वास्तव में हमारे द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों और सर्वेक्षणों का सरलीकृत रूप है। जूलियन ने आगे कहा, मान लीजिए परिदृश्य ए, जिसमें एक मार्शल प्रशिक्षु युद्ध में शामिल है। परिदृश्य बी, जिसमें एक मार्शल प्रशिक्षु समय सीमित शारीरिक श्रम वाले कार्यों में लगा हुआ है। परिदृश्य सी, जिसमें एक मार्शल प्रशिक्षु समय सीमित गणित की परीक्षा में भाग ले रहा है। क्या आपको लगता है कि तीनों परिदृश्यों और गतिविधियों में मार्शल प्रशिक्षु की असाधारण प्रतिक्रिया और प्रसंस्करण समय समान होगा? रूई ने सोचा, ऐसा होना चाहिए ना। उन्हें सहज रूप से यह बात स्पष्ट लग रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए। आखिर ये मानसिक और तंत्रिका संबंधी मापदंड क्यों बदलेंगे? लेकिन जूलियन ने पहले जो कहा था उसे देखते हुए शायद वह गलत थे। इसमें बदलाव होता है, यही हमारे शोध से पता चला है। जूलियन ने रूई की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जवाब दिया। दिलचस्प, रूई ने टिप्पणी की। युद्ध कला प्रशिक्षु की मानसिक प्रसंस्करण गति परिदृश्य ए के अनुसार है, युद्ध में वह काफी अलौकिक थी। परिदृश्य बी में, यानी समय के दबाव में शारीरिक श्रम वाले कार्यों में मानसिक प्रसंस्करण की गति असाधारण थी, लेकिन परिदृश्य ए की तुलना में कम थी, बल्कि काफी कम थी। जूलियन ने आगे कहा, परिदृश्य सी की बात करें तो समय के दबाव में गणित की परीक्षा, हमें कुछ बेहद आश्चर्यजनक मिला। ओह, परिदृश्य सी में मार्शल प्रशिक्षु का मानसिक प्रसंस्करण समय बिल्कुल भी अलौकिक नहीं था। यह पूरी तरह से सामान्य और औसत था, मानो ये सामान्य मनुष्य हो, न कि मार्शल प्रशिक्षु। स्वयं एक अनुभवजन्य शोधकर्ता होने के नाते रूई ने आंकड़ों के निहितार्थों को तुरंत समझ लिया। तो मूलतः मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु द्वारा की जाने वाली गतिविधि ही उसके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि वह गतिविधि वास्तविक युद्ध के जितनी करीब होती है, मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु की क्षमता उतनी ही अधिक असाधारण हो जाती है। इसलिए गतिविधि के युद्ध के जितना करीब होने पर मानसिक प्रदर्शन के मापदंड बढ़ते हैं, जिससे एक प्रकार का स्पेक्ट्रम बनता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जूलियन मुस्कुराया। तुमने तुरंत समझ लिया, जैसा कि मेरे छोटे भाई से उम्मीद थी। रूई आंकड़ों के निहितार्थों पर विचार करते हुए तल्लीन हो गया। ये वास्तव में रोचक था। मानसिक प्रदर्शन मापदंडों के संदर्भ में मार्शल प्रशिक्षुओं का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन युद्ध में शारीरिक कार्यों में औसत से कम और युद्ध से असंबंधित कार्यों में सबसे कम था। परिदृश्य बी एक समय सीमा वाला शारीरिक परिदृश्य था। हालांकि यह युद्ध नहीं था, लेकिन युद्ध से बहुत दूर भी नहीं था और शायद इसमें कुछ समानताएं थीं। इसीलिए मार्शल प्रशिक्षु का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा, शून्य नहीं। रूई ने धीरे से कहा, लेकिन गणित की परीक्षा युद्ध से बहुत दूर होती है, इसलिए मार्शल प्रशिक्षु का प्रदर्शन सबसे कम रहा। इससे पता चलता है कि गतिविधि की युद्ध से निकटता और मार्शल प्रशिक्षु के प्रदर्शन मापदंडों के बीच एक कारण कार्य संबंध है, बशर्ते अन्य सभी संभावित कारकों को नियंत्रित किया गया हो। जूलियन ने आश्वस्त किया। अनुभवजन्य शोध में कोई अनुभव न होने के बावजूद इस विषय पर आपकी अंतर्दृष्टि से मैं बहुत प्रभावित हूँ, ये वाकई उल्लेखनीय है। उसने रूई को एक अजीब नज़र से देखा। रूई पिछली जानकारियों में इतना डूबा हुआ था कि वह इसे सही ठहराने की कोशिश भी नहीं कर सका। जूलियन द्वारा दी गई जानकारी से यह संकेत मिलता है कि मार्शल पथ की खोज के कारण उत्पन्न होने वाली तंत्रिका संबंधी घटनाएं तब निष्क्रिय हो जाती हैं जब मार्शल प्रशिक्षु युद्ध से दूर की गतिविधियों में लगे रहते हैं। इसके सटीक कारण और तरीके के बारे में रूई अपने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर कुछ बुनियादी परिकल्पनाओं और सिद्धांतों को सामने रखने में सक्षम थे। मस्तिष्क और मन का संबंध अत्यंत जटिल था और काफी हद तक अनसुलझा था। पृथ्वी पर यह स्पष्ट था कि मन मस्तिष्क के भीतर स्थित है और कुछ हद तक मन की संरचना को मस्तिष्क की संरचना पर रेखांकित किया जा सकता था। हालांकि इससे आगे प्रगति करना कहीं अधिक कठिन था। तंत्रिका विज्ञान, मनोविज्ञान और मन के दर्शन के क्षेत्रों में सदियों के शोध के बावजूद मानव मन की गहराई को अभी तक पूरी तरह से उजागर नहीं किया जा सका था। इसके अलावा रूई को तंत्रिका विज्ञान की सही समझ ही थी। वह मार्शल पाथ की खोज से जुड़े घटनाक्रमों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसे जो सीमित ज्ञान प्राप्त हुआ था उससे भी वह कुछ अनुमान लगा सका। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरेब्रम को आगे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब और पेराइटल लोब में विभाजित किया जा सकता है।
मस्तिष्क के प्रत्येक भाग और उपभाग अलग अलग तंत्रिका संबंधी घटनाओं से जुड़े हुए थे और उनका कारण बनते थे। फ्रंटल लोब विश्लेषण और निर्णय, नैतिकता, व्यक्तित्व, सामाजिक नियमन, भावनात्मक नियमन और शारीरिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। टेम्पोरल लोब संज्ञानात्मक क्षमताओं, भाषा, श्रवण, वाणी और स्मृति के लिए जिम्मेदार था। पार्श्विका लोब संवेदनाओं, शरीर की स्थिति और वस्तुओं को पहचानने, समय और स्थान की अनुभूति और अन्य लोबों के कार्यों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए जिम्मेदार था। पश्चकपाल लोब दृष्टि और दृश्य जानकारी के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार था। सेरेबेलम संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा हृदय गति, श्वसन और शरीर के तापमान के नियमन के लिए जिम्मेदार था। इन सभी कार्यों में से मस्तिष्क के सेरेबेलम, पश्चकपाल लोब और पार्श्विका लोब युद्ध से सबसे अधिक संबंधित थे। शेष भाग युद्ध से जुड़े सामान्य तंत्रिका संबंधी घटनाओं में शामिल नहीं थे। इस प्रकार रूई को दृढ़ संदेह था कि मार्शल पाथ की खोज से प्राप्त स्थायी अलौकिक शक्तियों ने मस्तिष्क के इन 3 भागों को अवश्य ही बदल दिया होगा। समय सीमा के दबाव में ली जाने वाली गणित की परीक्षा तीनों मस्तिष्क भागों को उतना प्रभावित नहीं करती जितना कि युद्ध या समय सीमा के दबाव में ली जाने वाली शारीरिक गतिविधि। इसलिए इस मामले में मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु सामान्य मनुष्यों से भिन्न नहीं थे। अंत में रूई को दृढ़ संदेह था कि जब कोई व्यक्ति अपने मार्शल पथ की खोज करता है तो मानव मस्तिष्क और मन के केवल वे हिस्से ही विकसित होते हैं जो युद्ध के लिए प्रासंगिक होते हैं। वे सभी गतिविधियां जिनमें मानव मस्तिष्क के ये भाग शामिल नहीं थे सामान्य मानी जाती थीं, जबकि वे गतिविधियां जो मानव मस्तिष्क के इन भागों से संबंधित थीं, असाधारण प्रदर्शन मानी जाती थीं। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे मस्तिष्क के युद्ध से संबंधित तीनों भागों से कितनी संबंधित थीं। इससे स्पष्ट रूप से यह बात समझ में आ जाएगी कि मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं का प्रदर्शन परिवर्तनशील और अस्थिर क्यों था। मुझे लगता है कि मार्शल पाथ की खोज से मस्तिष्क के केवल कुछ हिस्सों, यानी युद्ध से संबंधित हिस्सों में ही सुधार होता है। रूई ने जूलियन को अपने विचार बताए। ये हमारे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। जूलियन ने आश्चर्य भरे भाव से सिर हिलाया। दुर्भाग्य से यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से किस विशेष मानसिक कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। रूई ने सिर हिलाया। पृथ्वी से प्राप्त मस्तिष्क संरचना का ज्ञान अनगिनत सीटी और एमआरआई स्कैन के बाद पुष्ट हो गया था। रूई को संदेह था कि कैम्ब्रियन साम्राज्य के चिकित्सा शोधकर्ता शायद इसे दोहरा नहीं पाएंगे, और जूलियन ने भी लगभग इस संदेह की पुष्टि कर दी। एक अन्य शोध परियोजना से पता चला है कि मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं द्वारा एक साथ 2 कार्य करने पर उनके प्रदर्शन की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है, जूलियन ने आगे बताया। हमने मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं को परिदृश्य और परिदृश्य सी को एक साथ करने का अभ्यास कराया, और हमने पाया कि भले ही उन्होंने कार्य एक साथ किए हों, दोनों कार्यों के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर था। इससे पता चलता है कि मस्तिष्क में कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि मस्तिष्क के वे हिस्से बदलते हैं जो प्रत्येक कार्य से संबंधित होते हैं। रूई ने सिर हिलाया। इससे उसका सिद्धांत और पुष्ट हो गया। यह अफसोस की बात है कि वह मानव मस्तिष्क के बारे में जो जानकारी जानता था उसे प्रकट नहीं कर सका। जूलियस एक बार मजाक में रूई के रहस्य को जानने के बहुत करीब पहुंच गया था। वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था। रूई उसे किसी भी तरह से मूर्ख नहीं बना सकता था। आप जिस शोध पर काम कर रहे हैं, क्या वह पूरी तरह से मार्शल आर्ट पर केंद्रित है? रूई ने उत्सुकता से पूछा। पूरा नहीं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा, जूलियन ने टिप्पणी की। एक और क्षेत्र जिसमें मैं आंशिक रूप से विशेषज्ञता रखता हूं, वह है गूढ़ तकनीक। विशेष रूप से मुझे औषधियों में रुचि है। जादुई औषधियां बहुत दिलचस्प होती हैं, रूई ने कहा। हाँ, ऐसा ही है। मैं इन परियोजनाओं से संबंधित कोई भी डेटा प्रकट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ध्यान अस्थायी संवर्धन पर केंद्रित है, जूलियन ने समझाया। दिलचस्प, रूई ने धीरे से कहा। मैंने यह बात इसलिए उठाई क्योंकि मैं आपको आगाह करना चाहता था। जूलियन का चेहरा गंभीर हो गया। इस समय तक उन्हें थोड़ी एकांतता मिल गई थी क्योंकि उनकी ज्ञानवर्धक चर्चा से उबे हुए बच्चे चले गए थे और बड़े लोग अपने अपने कामों में लौट गए थे। जूलियन ने एक संवेदनशील मुद्दे को उठाना उचित समझा, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? रूई ने भावहीन होकर पूछा। मुझे यकीन है कि तुम ये बात आखिरकार सीख ही जाओगे, लेकिन इसे जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा है। जूलियन ने रूई की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। रूई, औषधियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रूई ने जूलियन की ओर हैरानी भरी नजर से देखा। मुझे लगता है कि आप शाही परिवार और कैम्ब्रियन मार्शल यूनियन के बीच के तनाव से अवगत हैं। जूलियन ने बिना किसी झिझक के एक खतरनाक विषय उठाते हुए पूछा। कुछ हद तक, लेकिन कुछ बहुत स्पष्ट नहीं।
रूई ने अपनी आंखें सिकुड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि शाही परिवार मार्शल यूनियन के मुकाबले कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा करने में कैसे सक्षम है, जबकि उनके पास मार्शल आर्टिस्टों की संख्या उतनी अधिक नहीं है? जूलियन ने पूछा। रूई चुप रहा। यह सर्वविदित तथ्य था कि कंद्रियन साम्राज्य के अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट मार्शल यूनियन के सदस्य थे। यदि ऐसा है तो सैन्य शक्ति के मामले में शाही परिवार मार्शल यूनियन से कमतर क्यों नहीं था? संख्याएं, तकनीक, अन्य सहायक कारक, रूई ने जवाब में धीरे से कहा। कौन सी तकनीक? उन्होंने पूछा। रूई को उसका इशारा समझ आ गया। तुम्हारा मतलब अस्थायी शक्ति बढ़ाने वाली औषधियों से है? जूलियन ने सिर हिलाया। ये औषधियां शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को अस्थायी रूप से इस हद तक बढ़ा देती हैं कि सामान्य मनुष्य मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल स्क्वायर्स और यहां तक कि वरिष्ठ मार्शल से भी लड़ सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। रूई के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। जूलियन ने सीधे सीधे एक चौंकाने वाली बात कह दी। मुझे संदेह है कि उच्च श्रेणी के संवर्धन औषधि मार्शल मास्टर्स, या कहें तो मार्शल सेज का भी मुकाबला कर सकते हैं। जूलियन ने समझाया। दुर्भाग्यवश मुझे इन अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तक पहुंचने की अनुमति नहीं है, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। रूई अवाक होकर जूलियन को देखती रही। ये जानकारी आंशिक रूप से गोपनीय है। ये बिल्कुल भी सार्वजनिक नहीं है। आर्थिक और राजनीतिक रूप से उच्च पद प्राप्त करने के बाद आपको स्वाभाविक रूप से इसके बारे में पता चल जाएगा। जूलियन ने भावहीन होकर समझाया। लेकिन उस पद तक पहुंचने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा। रूई समझ गई कि जूलियन क्या कहना चाह रहा है। तुम चाहते थे कि मैं इन औषधियों के प्रति सचेत और सतर्क रहूं। जूलियन ने सिर हिलाया। ये औषधियां उन तरीकों में से एक हैं जिनसे शाही परिवार मार्शल यूनियन का डटकर मुकाबला कर पाता है। अगर आप मार्शल यूनियन में शामिल होने का फैसला करते हैं तो निष्ठा के मामले में आप अनिवार्य रूप से शाही परिवार के खिलाफ हो जाएंगे। उन्होंने समझाया। आपको अपने विरोधियों के हथियारों से अवगत रहना होगा। रूई ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, आप मुझे ये बताकर कोई कसर नहीं छोड़ सकते कि यह एक प्रशिक्षु विद्वान के रूप में आपकी स्थिति का उल्लंघन नहीं है। जूलियन ने हल्की सी मुस्कान दी। तुम मेरे भाई हो। रूई को लगा जैसे भावनाएं उसके गले में अटक रही हो। उसके भाई ने अपनी शपथ तोड़ी थी और उसके लिए जोखिम उठाया था। धन्यवाद, इससे मुझे बहुत खुशी हुई, उसने किसी तरह मुश्किल से कहा। जूलियन ने अपना सिर हिलाया। तुम भी ऐसा ही करते। दोपहर के भोजन के लिए दूसरों के साथ शामिल होते हुए दोनों ने कुछ हल्के फुल्के विषयों पर और बातचीत की। जूलियन को उस महत्वपूर्ण खोज में विशेष रुचि थी। तो असल में ये कैसा लगता है? जूलियन ने जिज्ञासावश पूछा। यह मानव अनुभव में संभव सबसे बड़े ज्ञानोदय के समान है, रूई ने उत्तर दिया। एक पल के लिए आप इस दुनिया की किसी भी चीज की परवाह करना छोड़ देते हैं। आप सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं और आपका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। जूलियन ने रूई की व्याख्या में मग्न होकर गुनगुनाया। वास्तव में यह उल्लेखनीय है। अरे, अपने खाने पर ध्यान दो, तुमने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है। अनाथालय की मुख्य रसोइया मायरा ने जोर देकर कहा। वह खाने पीने से जुड़े हर मामले में हमेशा से ही काफी सख्त थी। हाँ, रूई हंस पड़ी। तुम पहले की तरह ही सख्त हो। जूलियन ने हताश मुस्कान के साथ आह भरी। रूई ने अनाथालय के मामलों के बारे में पूछताछ शुरू की क्योंकि वह अपने जीवन के एक पूरे साल के छूटे हुए समय की भरपाई करना चाहती थी। जब तुम आए थे तो तुमने पूरी तरह से ठीक की हुई छत देखी ही होगी ना? लशारा ने जूलियन की ओर स्नेह भरी मुस्कान दिखाते हुए पूछा। जूलियन ने ही तो इन सब का खर्च उठाया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जूलियन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। इतनी बड़ी बात नहीं, तुम तो बहुत ही विनम्र हो। रूई हंस पड़ा। अनाथालय ने उन बुनियादी ढांचों की मरम्मत कर ली जिन्हें सबसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता थी, साथ ही साथ अपनी आवास क्षमता को थोड़ा बढ़ाने में भी सक्षम रहा, जिससे अब वह अधिक बच्चों को प्रवेश दे सकता है। इन दिनों सड़कों पर बच्चों की संख्या पहले से कहीं अधिक हो गई है। लशारा ने उदास स्वर में आह भरी। मैं इन बच्चों के लिए हमेशा से कुछ करना चाहती थी। ये सारे बच्चे इस हालत में कैसे पहुंच गए? रूई ने सोचा। इसका एक कारण तो यह है कि स्वाभाविक रूप से देखभाल करने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं है। दूसरा कारण यह है कि लशारा की आवाज धीमी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या? रूई ने अपना सिर झुकाया। इसका एक कारण बाल तस्करी के सिलसिलेवार भंडाफोड़ भी है। उसने आह भरी और उसके चेहरे पर एक और भी भयावह भाव उभर आया। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर एकदम सजग हो गईं। उसे याद आया कि कैसे एक अनजान आदमी ने उसे लगभग अगवा कर लिया था और उसे बेचने की बात कर रहा था, मानो वह महज एक सामान हो जिसकी मांग हो।
ये घटना हाजिन के बाहरी इलाकों में से एक में घटी थी। क्या हाजिन में तस्करी का कोई गुप्त काला बाजार था? उफ, खाना खाते समय ऐसी बातें न करें। लशारा ने आह भरी। मुझे खुशी है कि आवास क्षमता बढ़ने से हमें और बच्चों को अपने यहाँ रखने की सुविधा मिली है। रूई ने सिर हिलाया। उसके बचपन के सभी किशोर बच्चे अब बड़े हो चुके थे, हालांकि उनमें से कई अब क्वारियर अनाथालय में नहीं रहते थे, लेकिन कई अनाथालय से जुड़े रहे और हर संभव तरीके से उसकी मदद करते रहे। इसका मतलब था कि देखभाल के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद था, जिससे ज्यादा बच्चों की देखभाल की जा सकती थी। अनाथालय में देखभाल किए जा सकने वाले बच्चों की संख्या, उपलब्ध देखभालकर्ताओं की संख्या, आवास क्षमता और उपलब्ध धन की कमी से सीमित थी। जूलियन ने अपने उच्च आय वाले व्यवसाय के दम पर इन दोनों सीमाओं को अकेले ही बढ़ा दिया। वैसे रूई, नीना ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्या तुम शीतकालीन उत्सव में रुकोगे? आखिर परसों ही तो है। रूई को याद आया, मैं पहले दिन तो वहां रहूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे वापस लौटना पड़ेगा। कैनरियन शीतकालीन महोत्सव एक राष्ट्रव्यापी उत्सव था। ये 3 दिनों तक चलता था और इसे किसी न किसी रूप में पूरे देश में मनाया जाता था। क्या हम इस बार भी बाहरी जिलों का दौरा करेंगे? रूई ने पूछा। अनाथालय ने किशोरों को बाहरी जिलों में ले जाने का विशेष लाभ उठाया, जहां वे त्योहारों के मेलों और कार्यक्रमों में भाग ले सकते थे। हम हमेशा की तरह आखिरी दिन जाने की योजना बना रहे थे। लशारा थोड़ी देर रुकी, लेकिन चूंकि आप आखिरी दिन यहाँ नहीं होंगे, इसलिए हम पहले दिन ही चले जाएंगे। धन्यवाद, यह मेरे लिए ठीक रहेगा। रूई ने सिर हिलाया। मैं सैर पर जाना छोड़ना नहीं चाहूंगी। परिवार के साथ त्योहार मनाने जाना एक दुर्लभ अवसर था, और रूई के लिए ये सबसे यादगार पल था। वह त्योहार की यादों में खो गया। ये वह समय था जब हिमपात अपने चरम पर था। हिमपात पर्याप्त था, लेकिन असहनीय नहीं। आने वाली भीषण हिमपात और दुर्भाग्यवश बर्फीले तूफान से बचने से पहले इसका आनंद लेने के लिए यह बिल्कुल सही मात्रा थी। क्या हमारे पास इस सर्दी के लिए पर्याप्त सामान है? रूई ने सोचते हुए जोर से पूछा। अनाथालय हाजिन कस्बे के मुख्य भूभाग से बहुत दूर स्थित था। अगर तैयारी न की जाए तो सर्दियां जानलेवा साबित हो सकती थीं। लगभग हर साल 2 सप्ताह तक भारी बर्फबारी होती थी, जो अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंच जाती थी और तापमान बेहद गिर जाता था। इसके अलावा कुछ वर्षों में बर्फबारी सामान्य से अधिक समय तक चलती थी या भयंकर बर्फीले तूफान में बदल जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में उनकी आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाती थी। बर्फ, तेज हवाओं और जमा देने वाली ठंड में चलकर अनाथालय के लिए आवश्यक भारी मात्रा में सामान लाना लगभग असंभव था। इसलिए अनाथालय में पहले से ही सभी आवश्यक वस्तुओं का भंडार करना एक प्रथा बन गई थी। 2 सप्ताह के लिए विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें और सूखा मांस, भरपूर पानी, जलाव लकड़ी, कड़ाके की ठंड से बचने के लिए भारी कपड़े, और अनाथालय के अंदर और आसपास जमा भारी बर्फ को हटाने के लिए औजार और उपकरण, ताकि वे अनाथालय के भीतर फंस न जाएं। हमें अभी तक अपनी जरूरत की सारी लकड़ियां नहीं मिली हैं, लशारा ने आह भरी। लकड़ी के नजदीकी स्रोतों में पेड़ों की कटाई इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमें लकड़ी काटने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इससे लकड़ियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे उन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। मैं इसे संभाल लूंगा, रूई ने आश्वस्त किया। क्या? लशारा ने उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम आपसे वह काम करवा लें जिसमें पूरे हफ्ते 8 वयस्कों की जरूरत होती है, और वह भी सिर्फ कुछ दिनों में। रूई उसकी बातों पर मुस्कुराए। ये बातें मार्शल आर्ट के एक प्रशिक्षु की क्षमताओं के बारे में उसकी अज्ञानता से उपजी थीं। शायद उसे यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद वह वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। केवल हेलिकल ब्रीदिंग से ही उसे कई स्वस्थ वयस्कों के बराबर शक्ति और सहनशक्ति मिल जाती थी, और बैलेंस डायरेक्शन और पैरेलल वॉकिंग की मदद से वह सामान्य से कई गुना तेजी से यात्रा कर सकता था। चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगा। वहां तरह तरह के खाने पीने के स्टॉल लगे थे, जिनमें शीतकालीन उत्सव के लिए पारंपरिक मौसमी कैनरियन व्यंजन बेचे जा रहे थे। उत्सव के कपड़े, गहने, आभूषण, खिलौने और पटाखे बेचने वाली दुकानें भी जगह जगह फैली हुई थीं। कई चुनौती वाले खेल बूथ और स्टॉल भी थे, जो अपने अपने इवेंट में सफल होने पर अलग अलग पुरस्कार दे रहे थे। अनाथालय समूह मेले में घूमने निकला और उत्सव के उत्साह में डूब गया। उस उमंग से प्रभावित हुए बिना रहना असंभव था। जूलियन के कहने पर उन्होंने कुछ खरीदारी भी की, जिसने माहौल का फायदा उठाकर अपनी बात मनवाई। देखते ही देखते सभी किशोर लालची निगाहों से मेले में इधर उधर बिखर गए, क्योंकि वे तय कर रहे थे कि अपने भत्ते से क्या खरीदें। लो, थोड़ा खाओ। रूई ने भुनी हुई मछली को सीख पर लगाकर पेश किया। कंद्रियन साम्राज्य में समुद्री भोजन बेहद लोकप्रिय था।
नामगुन सागर के अत्यंत समृद्ध और सदाबहार हिस्से से सटे होने के कारण कंद्रियन साम्राज्य आसपास के छोटे और विशेष रूप से बड़े राष्ट्रों जैसे कि गोर्टो गणराज्य, सेकिंगाहारा संघ और ब्रिटानियन साम्राज्य के लिए ईर्ष्या का पात्र था। मैं ठीक हूँ, जूलियन ने इनकार कर दिया। थोड़ा खा लो, रूई ने जोर देकर कहा। अगर आप खुद को संतुष्ट नहीं करेंगे तो उत्सव में आने का क्या मतलब है? जूलियन मुस्कुराया और सामने से ही उस तर्क को स्वीकार कर लिया। उन बच्चों के साथ साथ अपने बड़े भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान ला पाना ही मेरे लिए काफी है। उसने ये कहते हुए कुछ ऐसा देखा जिसने उसका ध्यान खींचा। तुम्हारे पास ये सब क्या क्या है? जूलियन ने पूछा। अरे ये, रूई ने अपने बगल में रखे थैले में मौजूद कई खिलौनों और अन्य सामानों पर नजर डाली। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने घर पर बच्चों और बड़ों के लिए जीती हैं। जूलियन ने उसे देखकर गर्व भरी मुस्कान बिखेरी, फिर रुक गया। रुको, मार्शल आर्टिस्टों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। ये हमारा रहस्य रहेगा। जूलियन जोर से हंस पड़ा। उसे रूई से बात करने में वाकई बहुत मजा आ रहा था। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे और अनाथालय के बच्चों को बेफिक्र होकर खुशी खुशी खेलते हुए देखते रहे। एक पल के लिए उन दोनों को लगा कि उन्हें जीवन में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाने के पीछे मेरी एक वजह यह भी थी कि मैं इसे अक्सर देख सकूं। जूलियन ने इशारा करते हुए पूछा, क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? रूई ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जब वह खुद कमाना शुरू करेगा तब से अनाथालय की मदद करेगा। वह कभी भी भौतिकवादी नहीं था जब तक उसकी बुनियादी मार्शल आर्टिस्ट की जरूरतें पूरी होती रहीं। उसे अपनी कमाई का हर सिक्का अनाथालय को देने में कोई हिचक नहीं थी। बड़े भाई जूलियन, बड़े भाई रूई, अनाथालय की एक लड़की ने पुकारा। आओ हमारे साथ खेलो। जूलियन हंसते हुए उठा। काफी समय हो गया जब मैंने बच्चों के साथ इस तरह खेला था। उसने रूई की ओर मुड़ते हुए कहा, चलो, तुम इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहोगे, है ना? रूई मुस्कुराया। न तो इस दुनिया के लिए, न ही किसी और दुनिया के लिए। सावधान रहना, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना, ठीक है? लशारा ने चिंतित भाव से पूछा। चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, रूई ने जोर देकर कहा। लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। हमेशा की तरह सुबह सर्द थी। रूई अनाथालय के प्रवेश द्वार पर लशारा और अन्य अनाथालय सदस्यों के सामने खड़ी थी। 3 दिन बीत चुके थे और अब रूई के अकादमी लौटने का समय आ गया था। अकादमी में सत्रवार छोटी छुट्टियां देने का एक खास मकसद था, ताकि छात्र अपनी अनुशासनात्मक मानसिकता न खोएं। ये बात खासकर शुरुआती चरणों के छात्रों के लिए लागू होती थी, विशेष रूप से फाउंडेशन और एक्सप्लोरेशन चरणों के छात्रों के लिए। 3 दिन का समय छुट्टी के लिए बिल्कुल सही था, जो न सिर्फ इतना काफी था कि छात्रों की मानसिकता बिगड़ जाए। वे सभी जानते थे कि उन्हें 3 दिन बाद अकादमी लौटना है, इसलिए वे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आराम नहीं कर पाते थे और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं ढल पाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वे जल्द ही वापस लौटेंगे। रूई भी ज्यादा उदास नहीं था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि 3 दिन गपशप और हंसी मजाक के लिए बहुत ज्यादा समय था। उसने उन सभी से घंटों बातें की थीं और परिवार के मिलन समारोह में होने वाली आम बातचीत के सारे विषय खत्म हो चुके थे। रूई की घर की याद शांत हो गई थी और अब मिशन पूरे करने की उसकी इच्छा और भी बढ़ गई थी। वह मार्शल आर्टिस्ट बनने का अनुभव लेने के लिए बेताब था। इतना ही नहीं, वह क्रेडिट अर्जित करने के लिए भी बेताब था, ताकि वह उच्च श्रेणी की तकनीकें खरीद सके। उसकी मार्शल आर्ट और अधिक विकास के लिए तड़प रही थी। उसका मार्शल पथ और अधिक गहराई के लिए तड़प रहा था। विदाई समारोह के बीच में ही उसे अकादमी की ओर दौड़ने की तीव्र इच्छा हुई, जिससे तुरंत ही उसके मन में अपराधबोध की भावना और भी प्रबल हो गई, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से दबाया। ठीक है माँ, सबको अलविदा, उसने कहा। मैं आपकी सोच से भी जल्दी वापस आऊंगा, इसलिए मुझे ज्यादा याद मत करना। वह मुस्कुराया। वहां उसे विदा करने आए सभी लोगों से विदाई का आदान प्रदान पूरा करने के बाद उसने अपनी यात्रा शुरू की। इस बार उनका पूरा ध्यान गति पर था। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उन्होंने रिक्शा का सहारा लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी ऊर्जा बचाने की कोशिश नहीं की। उस समय उन्हें एक कठिन परीक्षा देनी थी और उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी थी। उस दिन के बारे में सोचकर उसे पुरानी यादें सताने लगीं। उस दिन को 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका था और तब से वह काफी मजबूत हो गया था। पहले दौर का खून खराबे वाला इम्तिहान, उछलते कूदते कीचड़, टैग चुराने का खेल। अब पीछे मुड़कर देखें तो वे परीक्षण मामूली थे। अपनी वर्तमान स्थिति में वह आसानी से शीर्ष 5 या यहां तक कि शीर्ष 3 में भी स्थान प्राप्त कर सकता था।
वह उस समय के केन की तुलना में काफी मजबूत था, जिसने उससे दोगुने अंक बनाए थे और चौथे स्थान पर था। असली समस्या तो सिर्फ फे और, जाहिर है, नेल ही होंगी। रूई अचानक चौंक गया जब उसे एहसास हुआ कि नेल के बारे में सोचे हुए वाकई बहुत समय हो गया था। वह अपने मार्शल आर्ट प्रशिक्षण में इतना मग्न था कि वह अपने बैच की नंबर 1 छात्रा के बारे में भूल ही गया था। मुझे नहीं लगता कि वह एक प्रशिक्षु है, रूई ने धीरे से कहा। उसने नेल को प्रशिक्षुओं के अभ्यास सत्रों में नहीं देखा था, जबकि अगर नेल ने वास्तव में अपने मार्शल पथ का पता लगा लिया होता तो वह उसे जरूर देखता। शायद मुझे वापस आकर उसके बारे में पता लगाना चाहिए। रूई ने कंधे उचकाए, हालांकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति इतने लंबे समय से क्यों रुका हुआ है। नेल शारीरिक रूप से इतना प्रतिभाशाली था कि वह नौसिखिया होते हुए भी एक प्रशिक्षु को हराने में सक्षम था, वह भी पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर। रूई के मार्शल प्रशिक्षु बनने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह कारनामा कितना अविश्वसनीय था, भले ही फेलिक्स उस समय रूई से कहीं अधिक कमजोर था। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने मार्शल पद को खोजने में इतना समय क्यों लग रहा है। फिर भी 1 साल कोई असामान्य बात नहीं है, रूई को याद आया। वह असाधारण था, सामान्य नहीं। एक बार जब वह अपने मार्शल पद को खोज लेगा तो वह एक खतरा बन जाएगा, रूई ने निष्कर्ष निकाला। मार्शल पद की खोज से मिलने वाले मानसिक विकास उसकी जन्मजात शारीरिक क्षमताओं को अद्भुत रूप से पूरक करेंगे। रूई को थोड़ी जिज्ञासा थी कि मार्शल प्रशिक्षु के रूप में वह कितना शक्तिशाली होगा, क्या वह मार्शल स्क्वायर्स को हरा पाएगा। स्क्वायर कायरी के बारे में क्या? रूई ने सिर हिलाया। अगर वह मार्शल आर्ट का शिष्य भी बन जाए तो भी कायरी अपनी पूरी युद्ध शक्ति के एक छोटे से हिस्से से ही उसे बुरी तरह हरा देगी। वह सचमुच बेमिसाल थी। हाजिन के केंद्रीय जिलों में पहुंचते ही रूई ने ऐसे अनावश्यक विचारों को त्याग दिया। वह दूर से ही मार्शल अकादमी की मंतियान शाखा की विशाल और प्रतिष्ठित इमारत को गर्व से खड़ा देख सकता था। सौभाग्य से अभी भी सुबह का काफी समय था, क्योंकि वह पहले से ही निर्धारित जल्दी रिपोर्टिंग समय से काफी पहले निकल गया था, इसलिए यातायात और भीड़भाड़ अभी भी कम थी। उसने पैरेलल वॉक, बैलेंस डायरेक्शन और हेलिकल ब्रीदिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए खुद को अपनी सीमा तक धकेल दिया और दौड़ते हुए घोड़े की तरह तेजी से शहर से गुजरा। आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए। रूई ने राहत की सांस ली। उसने बड़ी आसानी से अपना छात्र पहचान पत्र निकाला और सुरक्षा गार्ड को अकादमी के छात्र होने की पुष्टि करते हुए प्रशिक्षु छात्रावास की ओर दौड़ पड़ा। वापस आकर अच्छा लग रहा है, रूई ने मुस्कुराते हुए अपने छात्रावास का दरवाजा खोला। शायद केन से मिलने और कुछ मिशनों की तलाश में निकलने से पहले मैं 1-2 ताजगी की दवा पी लूं। अपना सामान समेटने के बाद जैसे ही उसने केन के कमरे का दरवाजा खटखटाया, उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। अरे रुको, वो तो एक लंबे मिशन पर गए हैं। रूई को याद आया और फिर उसने आह भरी। उसने कंधे उचकाए, लगता है उसे ये सब खुद ही करना पड़ेगा। ये तो अफसोस की बात है कि केन उसके साथ नहीं है जो उसे सब कुछ सिखा सके। शायद मेरी मुलाकात फे और मिलियाना से हो जाए। उसने उम्मीद जताई, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे वापस आ चुकी हैं या नहीं। आखिर वह काफी जल्दी आ गया था। नहीं नहीं नहीं, उसने सिर हिलाया। यह मेरा निजी प्रयास है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। वह कमीशन विभाग की ओर बढ़ा और रास्ते में एक कर्मचारी की ओर बेबाकी से ध्यान आकर्षित किया। क्षमा कीजिए, मैं एक प्रशिक्षु स्तर के मिशन के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। जब एक कर्मचारी ने रूई के अनुरोधों पर ध्यान दिया और उसे बिठाया, तो उसने पूछा, यह आपका पहला मिशन है ना? हाँ। क्या आपको किसी मिशन को अंजाम देने के लिए आवश्यक सभी उचित प्रक्रियाओं और नियमों की जानकारी है? उसने पूछा। माफ कीजिए, नहीं महोदया। रूई को कमीशन लेने से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं की जानकारी थी। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ प्रक्रियाएं समझा देती हूं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। सबसे पहले, मिशन पर जाने वाले प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट के पास लाइसेंस होना आवश्यक है, उन्होंने समझाया। हालांकि अकादमी में अभी भी पढ़ रहे मार्शल आर्टिस्ट प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ये बात रूई को संयोगवश पता थी। पब फ्यूचर एड्स लाइसेंस योग्यता का प्रमाण होने के साथ साथ मिशनों को पूरा करने के मान्यता प्राप्त अधिकार की घोषणा भी है। मार्शल यूनियन में शामिल होने वाले सभी मार्शल आर्टिस्टों को ये लाइसेंस प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुछ विशेष अधिकार और दायित्व भी जुड़े होते हैं। रूई ने सिर हिलाया। उसने अन्वेषण चरण के दौरान अनिवार्य सैद्धांतिक पाठों में ये पढ़ा था। मार्शल यूनियन को राजसत्ता द्वारा अधिकृत कई अनन्य अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे कि कानून से आंशिक छूट, आंशिक कर कटौती और प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच। अन्य लाभों के साथ साथ ये सभी कैनरियन मार्शल अनुबंध और मार्शल यूनियन के रोजगार अनुबंध में सूचीबद्ध थे।
मार्शल यूनियन द्वारा जारी किए गए कुछ आदेशों के साथ कुछ दायित्व भी जुड़े थे, जैसे कि मार्शल यूनियन द्वारा जारी किए गए अनिवार्य मिशन शिक्षार्थी लाइसेंस में पूर्ण लाइसेंस के साथ मिलने वाले अनेक विशेषाधिकार और दायित्व नहीं होते हैं। इनका उद्देश्य आप जैसे विद्यार्थियों को मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट के पेशे से परिचित कराना है। उन्होंने आगे कहा, और रूई ने सिर हिलाकर उनकी सहमति में सहमति जताई। आपको यह आवेदन पत्र भरना और हस्ताक्षर करना होगा, साथ ही अकादमी के अकादमिक विभाग से एक विवरण भी जमा करना होगा जिसमें आपके मार्शल आर्ट के प्रकार, आपके द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट तकनीकें, साथ ही एक मार्शल प्रशिक्षु के रूप में आपके प्रदर्शन और योग्यता का उल्लेख हो। उन्होंने समझाया, एक बार जब आप ये सब कर लेंगे तो आवेदन पर संक्षिप्त रूप से कार्रवाई की जाएगी और यदि आप मानदंडों को पूरा करते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। रूई ने सिर हिलाया। क्या मेरे प्रोफाइल के अनुरूप मिशन सौंपने के लिए इस बयान की आवश्यकता है? मुझे लगा था कि अकादमी छात्रों को विशिष्ट मिशन सौंपने का आदेश नहीं देती है। उसने सोचा। नहीं, उसने सिर हिलाया। अकादमी छात्रों की योग्यता के आधार पर उन्हें कोई विशेष मिशन नहीं सौंपती। आप अपनी पसंद के मिशन चुन सकते हैं, लेकिन एक अनुभवहीन मार्शल प्रशिक्षु होने के नाते हम आपको ऐसे मिशन नहीं दे सकते जो आपकी क्षमता से बाहर हो। उसने समझाया, यदि आप अपनी क्षमता से बाहर के मिशन चुनते हैं तो आपको एक मेंटर दिया जाएगा जो मिशन पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। यह एक सीमित विकल्प और सेवा है और इसका उद्देश्य केवल आपको विभिन्न प्रकार के मिशनों का आकलन करने में मदद करना है ताकि आप उन्हें समझ सकें और भविष्य में आप किस प्रकार के मिशनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं इस बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। पब फ्यूचर एड्स। ये छात्रों के लिए काफी अनुकूल नीति थी जिसकी रूई ने सराहना की। उन्होंने आगे कहा, कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनमें न्यूनतम कौशल की आवश्यकता होती है और आपको उनमें किसी भी हालत में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे आपके पास कोई मेंटर हो या न हो। कृपया इस बात का ध्यान रखें। समझा। एक बार आपका आवेदन स्वीकार हो जाने और आपको प्रशिक्षु लाइसेंस जारी हो जाने के बाद शुरुआत में आपको सभी कमीशनों तक पहुंच की अनुमति नहीं होगी। मार्शल अप्रेंटिस के रूप में आपका ग्रेड हमारे विभाग द्वारा अकादमी के अकादमिक विभाग द्वारा प्रदान किए गए अकादमिक विवरण और रिकॉर्ड के आधार पर वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने समझाया। संक्षेप में, एक प्रशिक्षु लाइसेंस मार्शल अप्रेंटिस छात्र को हमारी ओर से किए गए मूल्यांकन के अनुसार उसकी क्षमता से अधिक के मिशन लेने की अनुमति नहीं देता है। रूई ने सिर हिलाया। ये बात तर्कसंगत थी और अपेक्षित भी थी। उसके जैसे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु छात्रों ने अभी अभी अपनी मार्शल आर्ट की नींव रखी थी और अपना अधिकांश समय प्रशिक्षण में ही बिताया था। उनके पास अनुभव, ज्ञान और परिप्रेक्ष्य की कमी थी, जिससे वे दी गई जानकारी के आधार पर मिशन की कठिनाइयों को समझ नहीं पाते थे और उन पर सोच समझकर निर्णय लेने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था। इनमें से कई मिशन वास्तव में मार्शल यूनियन के ग्राहकों द्वारा दिए गए निजी कमीशन थे। मार्शल अकादमी के पास ये बर्दाश्त करने का कोई अधिकार नहीं था कि अनुभवहीन प्रशिक्षु छात्र मूर्खतापूर्ण तरीके से अपनी क्षमता से अधिक के मिशन हाथ में ले और असफल हो जाएं। चर्चा करने योग्य एक और मुद्दा पारिश्रमिक है। प्रत्येक मिशन के लिए निश्चित पुरस्कार के रूप में कैनरियन मुद्रा के बजाय अकादमी क्रेडिट दिए जाते हैं, जिनका उपयोग तकनीक खरीदने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। उसे यह व्यवस्था ठीक लगी। अकादमी में रहते हुए उसे पैसों की खास जरूरत नहीं थी और पैसों से वह तकनीकें नहीं खरीद सकता था। मिशन पर जाने का उसका अंतिम लक्ष्य यही था कि वह पैसों से और तकनीकें खरीद सके और अपनी मार्शल आर्ट को और विकसित कर सके। अंत में, हमें मिशन पूरा करने की प्रक्रिया पर चर्चा करनी होगी। कई प्रकार के मिशन होते हैं, इसलिए मैं संक्षेप में बताऊंगी। मिशन मार्शल यूनियन के ग्राहकों द्वारा दिए गए कमीशन होते हैं, जिनके बदले में उन्हें एक निश्चित मानदंड या उद्देश्य पूरा करना होता है। साथ ही साथ अन्य पैरामीटर जैसे कि निर्धारित समय सीमा और कोई पूर्व आवश्यकताएं आदि भी पूरी करनी होती हैं। उन्होंने आगे कहा, मार्शल प्रशिक्षुओं को दिए गए प्रत्येक मिशन को एक पुस्तिका में कोडित किया जाता है, जिसे मिशन बिल कहा जाता है। इसमें मार्शल आर्टिस्ट द्वारा उक्त मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी दी जाती है। इसमें उद्देश्य के साथ साथ वे सभी प्रासंगिक जानकारी भी शामिल होती है जिनके लिए आपको अनुमति प्राप्त है। उन्होंने एक नमूना मिशन बिल दिखाने से पहले थोड़ा विराम लिया। सभी मिशन बिल मिशन लाइब्रेरी में रखे जाते हैं और विभिन्न मापदंडों और श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। पहला वर्गीकरण श्रेणी है। सभी तकनीकों को शुरू में 5 अलग अलग मिशन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: आक्रमण मिशन, रक्षा मिशन, गुप्त अभियान, खोज मिशन और विविध मिशन।
फिर उन्हें कठिनाई स्तर के अनुसार विभाजित किया जाता है और फिर पूर्व आवश्यकताओं और स्थानों के आधार पर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उन्होंने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। यह एक सुविधाजनक व्यवस्था थी जिससे मार्शल आर्टिस्ट आसानी से अपनी मनचाही चीजें पा सकते थे। एक मार्शल आर्टिस्ट या किसी खास श्रेणी के मार्शल आर्टिस्टों का समूह सीधे अपनी श्रेणी के मिशनों तक जा सकता था। फिर अपनी क्षमता या सुविधा के अनुसार कठिनाई स्तर चुन सकता था, उसके बाद अपनी सुविधा और समय सीमा के अनुसार मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अंत में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला मिशन चुन सकता था। यह एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया थी। अगर मार्शल अकादमी और संघ में इस स्तर की उपयोगकर्ता अनुकूल व्यवस्था न होती, तो मार्शल आर्टिस्टों के लिए अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप मिशन चुनना बेहद मुश्किल हो जाता।